हेलो दोस्तों, कंप्लीट इंडियन पॉलिटी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। ये कोर्स यूपीएससी और स्टेट पीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए है और इसमें हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही कवरेज करेंगे। तो प्लेलिस्ट में जाकर बाकी वीडियोस देखना ना भूलें। आज हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 और हम इस समय कवर कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। उसी के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। और वीडियो शुरू करने से पहले, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो देखने के बाद इस टॉपिक की नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, तो विजिट करें वेबसाइट www.dhammaofupsc.com और यहाँ पर आप नोट्स भी पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन। सो डू विजिट द वेबसाइट। सो नाउ स्टडी इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 ये किस वजह से इनैक्ट हुआ था, इसके रीजंस क्या थे? इन 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड and Indian National Congress demanded that legislative councils be expanded. In response to these demands, INC Act 1892 was enacted. ये INC नहीं होगा, ये Indian Councils Act 1892 was enacted. तो हुआ ये कि 1885 में, अगर आपको पता है या नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूँ कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बॉडी के तौर पर उभरी थी, जो कि इंडियंस की जो डिमांड्स थी उसको ब्रिटिशर्स के सामने रखने का काम करती थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये डिमांड रखी कि जो काउंसिल है उसमें रिफॉर्म्स किए जाएं, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उसमें रिफॉर्म्स किए जाएं। और रिफॉर्म्स करने का मतलब ये था कि इंडियंस को उन काउंसिल्स में रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, इंडियंस भी उन काउंसिल्स में जाएं और वहाँ पर वो डिस्कस करें, भारतीयों के इंटरेस्ट को ब्रिटिशर्स के सामने रखें। तो इस डिमांड को मद्देनजर रखते हुए ब्रिटिशर्स ने इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 इनैक्ट किया। और इसमें क्या फीचर्स थे ये देखते हैं। क्या इसमें कांग्रेस की डिमांड मानी गई या नहीं मानी गई और किस हद तक मानी गई? तो फीचर्स ऑफ द एक्ट, it increased the number of additional, that is non-official members in the central and provincial legislative councils but maintained official majority. तो हाँ, कांग्रेस की डिमांड कुछ हद तक मानी गई, क्योंकि जो भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनकी जो संख्या थी वो प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स दोनों ही जगह बढ़ाई गई। और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का काम क्या था? इनका काम था लॉ बनाने का। तो लॉ मेकिंग में इंडियंस को ज़्यादा पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाए, इस कारण नॉन ऑफिशियल जो सीट्स थी वो बढ़ाई गई। और नॉन ऑफिशियल जब भी मैं बोलूँगा तो उसका यही मतलब होगा कि इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया गया। लेकिन बात ये थी कि यहाँ पर ऑफिशियल मेजॉरिटी जो थी वो स्टिल मेंटेन की गई, मतलब ब्रिटिशर्स अभी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में मेजॉरिटी में थे। और इसका मतलब यही था कि जो इंडियंस की बातें थी वो काउंसिल में सुनी तो जाती थी लेकिन वो मानी नहीं जाती थी, क्योंकि इफेक्टिवली ब्रिटिशर्स यानी ऑफिशियल मेंबर्स ही अभी भी मेजॉरिटी में थे। It increased the functions of legislative council and gave them the power of discussing budget and asking questions to the executive on matters of public interest after giving them 6 days notice. तो ये एक्ट क्या करता है कि अगर आपको पता हो 1861 के एक्ट में, 1861 का जो एक्ट है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर उसे पहले देख लीजिए। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि 1861 के एक्ट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जी, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो फंक्शन था बहुत ही लिमिटेड था। वहाँ पर वो बजट को डिस्कस नहीं कर सकते थे, एग्जीक्यूटिव के जो एक्शंस है उन पर क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। अब 30 साल बीत गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ, तो जो अगला एक्ट आया जो कि एक्ट था 1892 जो कि अब हम पढ़ रहे हैं, इसमें क्या किया गया, वो जो पावर्स थी वो बढ़ाई गई। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को ये पावर दी गई कि वो बजट को भी डिस्कस कर सकते हैं और एग्जीक्यूटिव को भी कुछ हद तक क्वेश्चन कर सकते हैं अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट का मामला हो तो, लेकिन फिर भी 6 दिन का नोटिस उन्हें देना पड़ेगा। नाउ वाइसरॉय कुड नॉमिनेट सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स टू सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो यहाँ पर प्रोविंसेस का रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है सेंट्रल असेंबली में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। जैसे कि आज के तौर पे हम अगर देखें तो राज्यसभा में
किनके मेंबर्स आते हैं, स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, स्टेट्स के मेंबर आते हैं। उसी तरीके से 1892 एक्ट में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें वाइसरॉय को ये पावर्स दी गई कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स अगर कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करें, कुछ मेंबर्स को रिकमेंड करें अपनी तरफ से, तो वाइसरॉय को ये पावर्स थी कि वो उनको सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि प्रोविंशियल जो रिप्रेजेंटेशन है सेंट्रल असेंबली में वो बढ़ता है। ऑल्सो गवर्नर्स ऑफ प्रोविंसेस कुड नॉमिनेट नॉन ऑफिशियल मेंबर्स टू provincial legislative councils on the recommendation of district boards and municipalities, universities, trade associations, जमींदार्स and chambers of commerce। तो जैसे वाइसरॉय प्रोविंशियल असेंबलीज की रिकमेंडेशन पर कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता था, उसी तरीके से गवर्नर प्रोविंशियल लेवल पे जो गवर्नर थे वो और भी छोटे लेवल पर अगर कोई रिकमेंडेशन देता है, जैसे कि अगर कोई म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ट्रेड एसोसिएशन हैं, जमींदार्स हैं, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं, ये लोग अगर कुछ मेंबर्स को रिकमेंड करते हैं, गवर्नर से कहते हैं कि हम ये कुछ मेंबर्स रिकमेंड कर रहे हैं, आप इनको रिप्रेजेंटेशन दीजिए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो गवर्नर्स ऑफ प्रोविंसेस के पास ये पावर्स थी कि वो उनको नॉमिनेट कर सकें। तो यहाँ पर भी एक लोकल लेवल का रिप्रेजेंटेशन हमें बड़ी असेंबली में देखने को मिल रहा है। दस प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन वॉज यूज्ड, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन का प्रिंसिपल यूज्ड है, क्योंकि अगर हम देखें तो म्यूनिसपैलिटीज़ जो हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, ट्रेड एसोसिएशंस जो हैं, जमींदार जो हैं, जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं, ये सब अगर कुछ मेंबर्स को रिकमेंड करेंगे तो एक तरीके से वो अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि जिस भी बंदे को वो रिकमेंड करेंगे वो एक तरीके से उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। सो द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन वॉज यूज्ड हियर। आज के मॉडर्न ज़माने में अगर हम देखें तो हम कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी भी एमपी को या एमएलए को चुनते हैं तो एक तरीके से वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है। वही बात हम यहाँ पर भी देखने को पाते हैं कि जो म्यूनिसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रिकमेंड करते हैं अपने मेंबर्स को। तो इट मेड लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन इन फिलिंग अप सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल सीट्स बोथ इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो एक तरीके से इनडायरेक्ट प्रोविजन इलेक्शन का हुआ था, इसमें कुछ नॉन ऑफिशियल सीट्स का प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। कैसे? क्योंकि अभी हमने देखा कि जो मेंबर्स रिकमेंड करेंगे लोअर लेवल से वो एक तरीके से आपस में वो लोग इलेक्ट करके ही उस मेंबर को रिकमेंड करेंगे, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। किस लिए नहीं है? क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन में पूरी पब्लिक वोट करती है एक साथ, यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन रहा। इनडायरेक्ट इलेक्शन में ऑलरेडी जैसे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, वहाँ से प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली खुद एक इलेक्टेड बॉडी है, तो अगर वो रिकमेंड करेगी तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन कहलाएगा, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट लोग इलेक्ट नहीं कर रहे हैं, इलेक्टेड मेंबर्स वो लोग खुद इलेक्ट कर रहे हैं किसी मेंबर को, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसी तरीके से प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी जो लोअर लेवल से आएंगे वो डायरेक्टली पब्लिक उसे नहीं करेगी, उन्हें कुछ ग्रुप्स करेंगे और वो ग्रुप्स का जो इलेक्शन होगा वो इनडायरेक्ट इलेक्शन कहलाएगा। बट द वर्ड इलेक्शन वॉज अवॉइडेड इन दिस एक्ट, लेकिन इलेक्शन जो शब्द था वो इस एक्ट में अवॉइड किया गया। प्रोसेस वॉज डिस्क्राइब्ड एज नॉमिनेशन बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज। तो इस प्रोसेस को इलेक्शन के तौर पर डिस्क्राइब नहीं किया गया, बस ये बोला गया कि रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन सर्टेन बॉडीज, इट इज नॉमिनेशन बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज। तो ये बात है, यहाँ पर ये सारी बातें इस एक्ट में थी और मोस्टली इन्हीं सारे पॉइंट से ही आपकी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा। अगर प्रीलिम्स में आता है या फिर मेंस में आता है तो यही पॉइंट्स आप लिखेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि हाउ डज द काउंसिल एक्ट्स हैव इन्फ्लुएंस्ड अवर मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, तो आप काफ़ी चीज़ें इसमें बता सकते हैं कि इलेक्शन का जो प्रोविज़न है उसमें कहीं ना कहीं इम्प्लिसिट तौर पर यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने देखी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, अपने व्हाट्सएप में, और सब्सक्राइब करिए क्योंकि इसी तरीके से मैं वीडियो डालता रहूँगा और आपको आपका जो यूपीएससी का कोर्स है धीरे धीरे हम कंप्लीट करते रहेंगे। यू कैन ऑल्सो सपोर्ट अस, अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है, UPSC-UPI, UPSC-Kotak, और आप कोई भी छोटा आप
पेमेंट करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं थ्रू दिस UPI, तो ये हमारे लिए काफ़ी मोटिवेटिंग होगा और हमें और मोटिवेट करेगा कि हम और बेटर वीडियोस आपके लिए बनाते रहें. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल द मॉफ UPSC, जस्ट सर्च इट इन योर ऐप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो, विल मीट नेक्स्ट टाइम, बाय.